क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आज की इन थ्योरीज में कुछ ऐसी बातें छुपी हैं जो आपकी पूरी सोच बदल सकती हैं। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं 10 से भी ज्यादा धमाकेदार थ्योरीज, जिनमें कुछ आपको हैरान कर देंगी, कुछ आपके होश उड़ा देंगी और कुछ ऐसी हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल होगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हर अगली थ्योरी पिछली से भी ज्यादा मजेदार और शॉकिंग होने वाली है। तो पहली थ्योरी, क्या तुम्हें पता है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में पीटर पार्कर अपनी कलाई से निकलने वाले ऑर्गेनिक वेब्स को देखकर डर जाता है और मदद के लिए सीधे ब्रूस बैनर के पास पहुंच जाता है। पर क्या ये म्यूटेशन कोई इत्तेफाक है? तो देखो, पीटर का शरीर खुद से नहीं बदल रहा, बल्कि ट्रेलर की वो हिडन विलेन यानी सैडी सिंक उसके डीएनए के साथ छेड़छाड़ कर रही है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि वो विलेन एक ऐसा साइकिक ब्लास्ट छोड़ती है जिससे पूरे न्यूयॉर्क के लोग फ्रीज होकर उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। सिर्फ स्पाइडरमैन ही अपने स्पाइडर सेंस की वजह से इससे इम्यून है। विलेन अच्छी तरह जानती है कि जब तक पीटर का दिमाग इंसानी है, वो उसे हिप्नोटाइज नहीं कर सकती। इसलिए वो पीटर के अंदर के स्पाइडर डीएनए को ओवर एक्टिव कर रही है, ताकि पीटर इंसान से पूरी तरह एक जानवर यानी मैन स्पाइडर में बदल जाए। क्योंकि जानवरों के पास कोई इंसानी इच्छा शक्ति नहीं होती। पीटर अपनी इंसानियत खोने से इतना डर गया है कि वो ब्रूस बैनर से उस डिवाइस को मांग रहा है, जिससे ब्रूस अपने अंदर के मॉन्स्टर हल्क को कंट्रोल करता है। पीटर स्कॉर्पियन से लड़ते वक्त अपना आपा खो रहा है, और अगर हल्क की टेक्नोलॉजी ने उसकी मदद नहीं की तो पीटर इस फिल्म में खुद न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा विलेन बन जाएगा। दूसरी थ्योरी, क्या तुम जानते हो जब अवेंजर्स एंड गेम में थेनोस 2014 से अपनी पूरी फौज लेकर 2023 में अवेंजर्स के हेडक्वार्टर पर अटैक कर देता है, तो सब हैरान रह जाते हैं। आखिर बिना टाइम मशीन और पिम पार्टिकल्स के थेनोस ने इतना बड़ा कारनामा कैसे कर दिखाया? तो देखो, हम थेनोस को सिर्फ एक मॉन्स्टर समझते हैं, लेकिन वो पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जीनियस साइंटिस्ट भी है। और इस काम में उसका साथ दिया नेब्यूला ने, क्योंकि याद करो, पास्ट वाली नेब्यूला ने फ्यूचर की नेब्यूला से वो आखिरी पिम पार्टिकल चुरा लिया था। थेनोस ने अपने सबसे शातिर साइंटिस्ट एबोनीमॉव के साथ मिलकर उस एक बूंद पिम पार्टिकल को अपने स्पेसशिप की लैब में कॉपी कर लिया। थेनोस की टेक्नोलॉजी अवेंजर्स से हजारों साल ज्यादा एडवांस थी, इसलिए उसने कुछ ही घंटों में उस पार्टिकल के लाखों डुप्लीकेट्स बना लिए। लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि थेनोस को अपनी पूरी आर्मी के लिए अलग अलग सूट्स की जरूरत ही नहीं थी। उसने उन कॉपी की गए पिम पार्टिकल्स को सीधे अपने स्पेसशिप के क्वांटम ड्राइव इंजन में डाल दिया, और जैसे ही नेब्यूला ने फ्यूचर में एवेंजर्स की मशीन से क्वांटम टनल को ओपन किया, थेनोस का पूरा शिप एक साथ साइज छोटा करके क्वांटम टनल में कूद गया और सीधे फ्यूचर के पोर्टल से बाहर आ पहुंचा। लेकिन तुम चाहो तो इस थ्योरी को गलत प्रूफ करने की कोशिश कर सकते हो। तीसरी थ्योरी, क्या तुम्हें पता है स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में जब एडी ब्रॉक अपने यूनिवर्स वापस जाता है तो वेनम का एक छोटा सा हिस्सा वहीं छूट जाता है। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि वो छोटा सा सिम्बियोट इस नए अकेले पीटर पार्कर को कैसे ढूंढेगा? तो देखो, वेनम के पास एक मल्टीवर्सल हाइव माइंड है, यानी वो दूसरे यूनिवर्स के वेनम की यादों को शेयर कर सकता है। उसे अच्छे से पता है कि टोबी मैगवायर वाले यूनिवर्स में पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन था, और इसीलिए वो इस यूनिवर्स के पीटर की तरफ खींचा चला जाएगा। लेकिन ट्विस्ट ये है कि सिम्बियोट हमेशा एक ऐसे होस्ट को ढूंढता है जो अंदर से टूटा हुआ हो और अकेला हो, और इस वक्त एमसीयू के पीटर पार्कर से ज्यादा अकेला कोई नहीं है। उसके पास ना कोई फैमिली है और ना ही कोई मेंटोर। वो पूरी तरह से डिप्रेशन में है, और जब ये सिम्बियोट पीटर से जुड़ेगा तो वो उसे अपनी खोई हुई ताकत और कॉन्फिडेंस वापस देगा, जिससे पीटर को लगेगा कि वो अब और ताकतवर हो गया है। पर धीरे धीरे वो पीटर के इसी अकेलेपन और गुस्से को बढ़ाकर उसे एक डार्क रास्ते पर ले जाएगा। यानी ये सिम्बियोट पीटर की मदद नहीं, बल्कि उसे अंदर से पूरी तरह करप्ट करने आ रहा है। चौथी थ्योरी, क्या तुम्हें पता है एवेंजर्स एंड गेम में जब थेनोस हवा में उड़ते हुए स्टॉर्म ब्रेकर को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसे थॉर की ही छाती में दबाने लगता है, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में यही कुल्हाड़ा 6 स्टोन्स की पावर को चीरकर थेनोस के सीने में घुस गया था। तो फिर अचानक ये हथियार इतना कमजोर कैसे हो गया? तो देखो, थ्योरी कहती है कि स्टॉर्म ब्रेकर पर म्योल्नियर की तरह ओडिन का कोई वर्दीनेस वाला जादू नहीं है। इसे कोई भी ताकतवर जीव उठा सकता है, पर इसकी असली ताकत चलाने वाले के माइंडसेट पर टिकी होती है। क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में जब थॉर के अंदर अपने भाई लोकी और आधे एसगार्ड की मौत का बदला लेने का एक भयंकर फोकस और गुस्सा था, उस वक्त थॉर का इरादा सिर्फ थेनोस को खत्म करना था, जिससे स्टॉर्म ब्रेकर की कॉस्मिक एनर्जी अपने पीक पर थी। लेकिन एंड गेम में थॉर पिछले 5 सालों के डिप्रेशन और गिल्ट से जूझ रहा था, तो वो अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ था। थॉर का अपना कॉन्फिडेंस हिला हुआ था, इसलिए स्टॉर्म ब्रेकर को उसकी ऑडिन फोर्स का पूरा सपोर्ट मिला ही नहीं। हथियार की मैजिकल एनर्जी ठंडी पड़ चुकी थी। दूसरी तरफ 2014 का थेनोस अपने पूरे प्राइम वॉरियर मोड में था, और उसका इरादा फौलाद जैसा पक्का था। इसी दिमागी ताकत के दम पर थेनोस ने उस कमजोर कॉस्मिक बीम वाले स्टॉर्म ब्रेकर को बीच में ही रोक लिया और थॉर पर हावी हो गया। पांचवी थ्योरी, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि डॉक्टर ऑक्टोपस असल में कभी विलेन बनना ही नहीं चाहता था? क्योंकि स्पाइडरमैन 2 में ऑक्टेवियस एक जीनियस साइंटिस्ट था जो दुनिया को अनलिमिटेड एनर्जी देना चाहता था। उसका सपना लोगों की मदद करना था, ना कि डिस्ट्रक्शन करना। लेकिन जब उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, तब उसके मैकेनिकल आर्म्स उसकी बॉडी के साथ परमानेंटली जुड़ जाते हैं। और सबसे डेंजरस बात ये थी कि उन आर्म्स के अंदर खुद की क्राफ्टेड एआई थी, जो धीरे धीरे उसके माइंड को कंट्रोल करने लगती है। इसीलिए एक्सीडेंट के बाद ऑक्टेवियस पूरी तरह बदल जाता है। वो बैंक्स लूटता है, शहर डिस्ट्रॉय करता है और स्पाइडरमैन का एनिमी भी बन जाता है। लेकिन जब वह टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में आता है तो पीटर उसके चिप को रिपेयर कर देता है। तब अचानक ऑक्टेवियस फिर से नॉर्मल हो जाता है। यानी प्रॉब्लम ऑक्टेवियस में नहीं
था, प्रॉब्लम वो करप्टेड एआई थी जो उसके दिमाग को कंट्रोल कर रही थी। और शायद इसी वजह से आखिर में डॉक्टर ऑक्टेवियस फिर से हीरो बनकर स्पाइडरमैन की मदद करता है, जिससे हमें पता चलता है कि कभी कभी इंसान बुरा नहीं होता, बस वो अपनी ही बनाई हुई चीजों के कंट्रोल में आ जाता है। छठी थ्योरी, क्या तुम्हें पता है एवेंजर्स एंड गेम के फाइनल बैटल में जब थॉर अपनी स्टॉर्म ब्रेकर से गॉड लेवल बिजली आयरन मैन के सूट पे गिराता है तो टोनी का सूट फटने की बजाय अपने पीछे से 8 लेजर बीम्स निकालता है जो थेनोस को पीछे धकेल देती है। पर टोनी ने ऐसा सूट कब बनाया? तो देखो, टोनी इन्फिनिटी वॉर में थेनोस से हारने के बाद समझ गया था कि केवल इंसानी टेक्नोलॉजी से वो गॉड लेवल विलेंस को नहीं हरा सकता, क्योंकि याद करो द अवेंजर्स का वो सीन जहां थॉर की बिजली से टोनी का सूट 400% चार्ज हो गया था। टोनी ने उस डेटा को कभी डिलीट नहीं किया। उसने अपने आखिरी सूट मार्क 85 के अंदर एक गॉड रिफ्रैक्टर लगाया था जो खास तौर पर एसगार्डियन लाइटनिंग को सोखने के लिए बना था। टोनी जानता था कि अगर थेनोस दोबारा सामने आया तो उसे थॉर की अनंत बिजली को अपने नैनोटेक के साथ मिक्स करना ही पड़ेगा। यानी वो कोई रैंडम अटैक नहीं था, वो टोनी और थॉर का एक प्री प्लान्ड मूव था। थॉर की बिजली ने मार्क 85 के नैनो पार्टिकल्स को सीधे ओवरपावर कर दिया था, जिससे टोनी के लेजर्स की ताकत 1000 गुना बढ़ गई थी। टोनी ने प्रूव कर दिया था कि वो भले ही एक गॉड नहीं है, लेकिन वो गॉड की पावर को रीडायरेक्ट करने वाला सबसे बड़ा जीनियस है। सातवीं थ्योरी, क्या तुम्हें पता है जब इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज थानोस को टाइम स्टोन देकर आयरन मैन की जान बचाता है तो स्ट्रेंज ने अवेंजर्स के जितने का पॉसिबिलिटीज पहले ही देख चुका था, जहां स्ट्रेंज पूरे 1,40,000 पॉसिबिलिटीज देखता है। फिर भी एक ही पॉसिबिलिटीज ऐसा था जिसमें अवेंजर्स जीते हैं, लेकिन उस पॉसिबिलिटीज में टोनी का डेथ हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ये सब पहले से ही जानता था और स्ट्रेंज चाहता तो वो अपने मैजिक से थेनोस को टाइटन पर ही बीट कर सकता था। लेकिन स्ट्रेंज ऐसा नहीं करता है, क्योंकि स्ट्रेंज को पता था कि टोनी जब तक जिंदा रहेगा तब तक वो अल्ट्रॉन जैसे डेंजरस इन्वेंशन को करता रहेगा और थेनोस तो बस एक शुरुआत है। लेकिन स्ट्रेंज को लगता था कि टोनी कभी ऐसा इन्वेंशन न कर दे जो पूरे ब्रह्मांड के लिए खतरनाक हो जाए। इसीलिए स्ट्रेंज ने पूरे 1,40,000 पॉसिबिलिटीज में से सिर्फ एक पॉसिबिलिटी सिलेक्ट किया जिसमें आयरन मैन का डेथ फिक्स था। आठवीं थ्योरी, क्या तुम्हें पता है जब थॉर लव एंड थंडर के एंड में गॉर इटर्निटी के पास पहुंच जाता है, जहां वो किसी भी चीज को सच करने की विश मांग सकता था, लेकिन सबने देखा कि उसने अपनी बेटी को वापस जिंदा मांग लिया। पर क्या वो विश वाकई इतनी सिंपल थी? तो देखो, गॉर ने सिर्फ अपनी बेटी लव को वापस नहीं मांगा था, वो गॉड से नफरत करता था और जानता था कि उसके मरने के बाद भी ये घमंडी गॉड्स ब्रह्मांड पर राज करेंगे। इसीलिए मरते मरते गॉर ने इटर्निटी से एक हिडन विश मांगी, एक ऐसे इंसान का जन्म जो इन सारे गॉड्स और मल्टीवर्स के रखवालों को अपनी उंगलियों पर नचा सके, एक ऐसा इंसान जो खुद भगवान से भी ज्यादा पावरफुल हो। और इटर्निटी ने गॉर के उस नफरत को पूरा करने के लिए किसे चुना? तो डॉक्टर डूम को। अब तुम सोचो, कॉमिक्स में डॉक्टर डूम ही गॉड एम्परर डूम बनता है जो सारे गॉड्स को खत्म करके खुद भगवान बन जाता है। गॉर की बेटी लव का वापस आना तो बस एक जरिया था, असली खेल था डॉक्टर डूम को मल्टीवर्स में एक्टिवेट करना ताकि वो गॉर का अधूरा काम पूरा कर सके और सारे गॉड्स का नामो निशान मिटा सके। नौवीं थ्योरी, पता है इन्फिनिटी वॉर में जब टोनी अपनी पूरी स्ट्रेंथ से थेनोस के फेस पर एक छोटा सा कट मारता है तो थेनोस कहता है, एक बूंद खून के लिए इतना नाटक। पर क्या तुम जानते हो कि थेनोस उस वक्त अंदर से बुरी तरह डर गया था? लेकिन क्यों? तो देखो, थेनोस को ब्रह्मांड में इमॉर्टल माना जाता था, उसने हजारों जंग लड़ी थी, लेकिन आज तक कोई भी गॉड या मॉन्स्टर उसकी स्किन पर एक खरोंच तक नहीं मार पाया था। लेकिन टाइटन पर 4 इन्फिनिटी स्टोन्स होने के बाद भी धरती के एक नॉर्मल इंसान ने अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर थेनोस का खून बहा दिया। थेनोस को उसी वक्त समझ आ गया था कि टोनी कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। वो जान गया था कि अगर इस इंसान को सही हथियार और थोड़ा सा वक्त मिल गया तो ये थेनोस को जान से मार सकता है। इसी डर की वजह से थेनोस ने टोनी को मारने के लिए अपना सबसे पावरफुल अटैक किया था। तभी तो जब थेनोस टोनी को मारने वाला होता है तो वो कहता है, मान गया तुम्हें स्टॉक। वो टोनी का मजाक नहीं उड़ा रहा था, बल्कि वो टोनी के दिमाग को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा खतरा मानकर उसे रिस्पेक्ट दे रहा था। टोनी के उसी एक बूंद खून ने साबित कर दिया था कि थेनोस कोई भगवान नहीं है, उसे मारा जा सकता है। और 10वीं थ्योरी, क्या तुम्हें पता है एवेंजर्स एंड गेम के फाइनल बैटल में जब थेनोस अपनी भारी भरकम तलवार से कैप्टन अमेरिका की आइकॉनिक वाइब्रेनियम शील्ड के टुकड़े टुकड़े कर देता है तो सब सोच रहे थे आखिर ब्रह्मांड का सबसे मजबूत मेटल एक तलवार से कैसे टूट गया? तो देखो, थेनोस की वो डबल ब्लेडेड तलवार कोई मामूली हथियार नहीं थी, उसे भी उसी निडावेलियर प्लेनेट पर बनाया गया था जहां थॉर का हथौड़ा बना था। याद करो, वाइब्रेनियम की पावर्स क्या है? वह किसी भी काइनेटिक एनर्जी को सोकर चारों तरफ फैला देता है जिससे उसे तोड़ना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन थेनोस की तलवार उरु मेटल से बनी थी जिसे कॉस्मिक जादू से चार्ज किया गया था। जब थेनोस ने अपनी पूरी मैड टाइटन वाली ताकत से शील्ड पर लगातार अटैक किया तो तलवार की जादुई फ्रीक्वेंसी ने वाइब्रेनियम के एटम्स के वाइब्रेशन को ही लॉक कर दिया, यानी शील्ड को उस काइनेटिक प्रेशर को सोखने का मौका ही नहीं मिला। थेनोस जानता था कि कैप्टन की शील्ड को सीधे नहीं तोड़ा जा सकता, इसलिए उसने तलवार के धारदार कोनों से शील्ड के किनारे पर बार बार अटैक किया जिससे वाइब्रेनियम ओवरलोड होकर कांच की तरह बिखर गया। अब यहाँ पर हमारा थ्योरी हुआ खत्म। और अब बताइए अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए?